क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट में आपका डाल्टन एटॉमिक थियरी आपका रिड्यूस हो चुका है टॉपिक, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थियरी आपके में नहीं है, आपके में एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर भी मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक भी कट चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अगली टॉपिक है हमारी मोल कॉन्सेप्ट। अगली क्या टॉपिक है? मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मोल, देखिए मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वन मोल में कोई भी अगर वन मोल पार्टिकल दिया हुआ है, क्या वन मोल पार्टिकल दिया हुआ है, वन मोल एटम, या मैं पार्टिकल की बात, इंटाइटी की बात करूं सीधे, वन मोल कोई इंटाइटी दी हुई है। अब इंटाइटी क्या क्या हो सकती है बच्चा? इंटाइटी एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, कोई आयंस भी हो सकता है, ईटीसी। ओके, इंटाइटी के जगह पे आप एटम्स भी, एटम, मॉलिक्यूल्स या कोई आयंस या वो ईटीसी और भी हो सकता है। वन मोल इंटाइटी में क्या होता है, आप सीधे डायरेक्ट यहाँ समझो, वन मोल में कुछ 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटी होती है। अब एंटाइटी जहां लिखेंगे वहां, अगर एटम की बात करोगे आप, वन मोल ऑफ एटम बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के। मतलब अगर बोल दें हम कि एक मोल हमारा क्या है, एक मोल सोडियम है, एक मोल क्या है? सोडियम है। एक मोल सोडियम का मतलब सोडियम के यहाँ पे कितने एटम होंगे? एक मोल सोडियम दे दिए अगर हम, एक मोल सोडियम एटम, तो एक मोल सोडियम एटम का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हैं सोडियम के। कितने एटम हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। और इतने ही वैल्यू को, ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, इसको लिखा डिनोट किया गया Na से। Na की वैल्यू होती है बस इतनी, 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको वेयर Na क्या होता है बच्चा? वेयर Na होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक। वेयर Na क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए, और अगर मैं इसकी बात, ये किससे हम पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट किए हैं। आप देखो, इसको हम मास से रिलेट करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेट करेंगे और वॉल्यूम से रिलेट करेंगे एक मोल को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से आप रिलेट करोगे तो कुछ इतना होता है, ये होगा एवोगैड्रो नंबर, ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये आप नंबर ऑफ पार्टिकल से इसको रिलेट करेंगे। अगर जब हम मास से रिलेट करेंगे तो क्या होता है, वन मोल इंटाइटी उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। जो भी एटम आप लेंगे, जो भी लेंगे आप इंटाइटी, एटम लेते हैं या कोई भी चीज लेते हैं आप, तो उसका वन मोल उसी के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सब हम एग्जांपल से भी बताएंगे, उसी के ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। जैसे कि मैं ले लूं वन मोल ऑक्सीजन एटम, मतलब वन मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल होगा इसी के ग्राम एटॉमिक मास के। तो एटॉमिक मास क्या होता है आप बताओ? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है क्या? ऑक्सीजन का 16। और इसी को जब आप इन ग्राम में लिख देते हो, इन ग्राम में मतलब 16 ग्राम, तो ये कुछ हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि क्या पूछ रहा है? वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल होगा 16 ग्राम के, ठीक। तो मास से क्या रिलेशन आया कि एक मोल में पार्टिकल्स इतने होते हैं, एक मोल में उसका मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और इसकी वॉल्यूम, तीसरा रिलेशन, इससे तीसरा रिलेशन वॉल्यूम का क्या है? तीसरा रिलेशन वॉल्यूम का, कि किसी भी एक मोल एंटाइटी में 22.4 लीटर उसका होता है वॉल्यूम। क्या होता है? 22.4 लीटर। समझ रहे हैं आप? तो चलिए हम बताते हैं। जैसे मैं अब एंटाइटी के जगह पे, हम बोले ना एंटाइटी के जगह पे अब मैं कोई
एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं बात करूं 1 मोल कार्बन की, मोल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मोल को रिप्रेजेंट बस MO, जैसे केजी को किलोग्राम को केजी से लिखते हैं ना, तो मोल को बस ध्यान रखिएगा MOL ही नहीं, MOL पूरा है, पूरा नाम MOL ही है, लेकिन रिप्रेजेंट आप मोल MOL से करते हैं। तो अगर मैं यहां लिख रही हूं रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इससे क्या क्या मतलब निकल सकता है? पहला ये कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, मतलब कोई भी चीज हम कार्बन एटम को तुमको 1 मोल दे रहे हैं तो उसमें कार्बनों के एटमों की संख्या कितनी होगी? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने ज्यादा अमाउंट में क्या होगा? कार्बन का एटम वहां अवेलेबल होगा। और इस 1 मोल ऑफ कार्बन एटम जो हम दिए हैं उसका मास पूछ दे तो उसका मास कितना होगा? तो इसी के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो इसका एटॉमिक मास होता है 12, उसी में ग्राम लगा दीजिए, तो ये हो गया 12 ग्राम इसका। यानी 1 मोल कार्बन एटम का वेट कितना होगा? 12 ग्राम, और 1 मोल कार्बन एटम में पार्टिकल्स कितने होंगे? तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नहीं है, चलिए हम खुद, अगर मैं, चलो क्वेश्चन मैं खुद से दे दूं, अगर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मिल गया, रुक जाइए। क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से पूछ दे, इस पर क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं? क्वेश्चंस इस पे बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे पूछ दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, क्या पूछ दे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, अगर पूछ दे, नंबर ऑफ एटम पूछे इन 52 मोल ऑफ आर्गन, ओके 52 मोल आर्गन पे, मतलब आप बताओ मुझे कि हम लोग जैसे वहां 1 मोल का पढ़ते थे, 1 मोल बराबर होता था नंबर ऑफ एटम से पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ एटम किस में जाना पड़ेगा हमको? पार्टिकल में जाना पड़ेगा, मास में नहीं जाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम, एटमों की संख्या कौन बताता था? पार्टिकल बताता था, यानी हमको पार्टिकल वाला रिलेशन जाना है। जरा जाइए तो पार्टिकल वाले रिलेशन पे, तो क्या कहता था? 1 मोल पार्टिकल बराबर होता था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के, होता था ना। तो हमको यहाँ पे मोल दे दिया है 52 मोल ऑफ आर्गन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? तो बताओ 1 मोल में इतने पार्टिकल, हम यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ आर्गन, आर्गन है AR से डिनोट किया, 1 मोल ऑफ आर्गन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, आर्गन का एटम्स। समझ में आ रहा है? जब हम 1 मोल आर्गन लेंगे तो कुछ इतने पार्टिकल्स हमको, इतने एटम आर्गन के हमको मिलेंगे। तो जब हम 52 मोल लेंगे आर्गन के तो हमको कितने एटम मिलेंगे? तो 52 का हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। तो ओके, अब हम अगली टॉपिक पे चलते हैं, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? फटाफट कंसंट्रेशन टर्म पे आ जाते हैं। किस पर? कंसंट्रेशन टर्म। किसी भी सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेशन टर्म से, ये आपका 12th में भी चैप्टर है पूरा एक सॉल्यूशन, उस पर, उसमें डिटेल है, यहाँ पर आप बस ऐसे ही समझ लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जिसमें पहला है परसेंट बाय मास, या कह सकते हैं उसको हम मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं? मास परसेंटेज निकालते कैसे हैं? तो मास ऑफ द सॉल्यूट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पता है? सॉल्यूट क्या होता है? जब किसी चीज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इनटू 100, ये होता है क्या? मास परसेंट, या परसेंट बाय मास भी लिख सकते हैं, या मास परसेंट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए, कोई भी, देखिए कोई एक सबस्टेंस है, जब किसी दूसरे सबस्टेंस से हम मिलाते हैं तो जनरली क्या होता है ना कि जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जो दो चीज़ों को मिलाएंगे, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा उसको आप कह दोगे सॉल्वेंट। मान लो इसकी मात्रा ज़्यादा है और इसकी मात्रा कम है, तो ये होगा सॉल्वेंट, ये जनरली होता है सॉल्वेंट, और इसका मात्रा होगा सॉल्यूट, और जो बनेगा मिल करके वो क्या बनेगा? हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो अब देखो ये जनरली क्या होता है कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में
वो होगा सॉल्यूट। लेकिन क्या होता है ना कि देखो अब ये दो सबस्टेंस है तो इसकी कुछ ना कुछ फेज होगी, ये हो सकता है लिक्विड फेज में हो, ये हो सकता है गैस फेज में हो, या कुछ भी हो सकता है, ये गैस फेज में हो सकता है, ये भी गैस फेज में हो सकता है, मतलब सबकी अपनी अपनी फेज होगी। क्या हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो जब हम मिलाते हैं जो जिस फेज में हमारा सॉल्यूशन आता है, जिस फेज में हमारा सॉल्यूशन आता है, मतलब मान लो एक गैस है एक लिक्विड है, हमारा लिक्विड फेज में आ गया क्या सॉल्यूशन, तो जिसका फेज मैच करेगा उसी को कहते हैं हम सॉल्वेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, पानी में चीनी डालिए, शुगर डालिए या साल्ट डालिए, NaCl, ओके। तो आप बताइए कि क्या जितना आप पानी लेते हो, एक गिलास पानी लेते हो तो क्या एक गिलास नमक डालते हो कभी भी? नहीं ना, कम ही डालते हो कुछ। तो वहां पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा NaCl है, NaCl मतलब साल्ट, या शुगर, आप चीनी डाल रहे हो तो शुगर, ये क्या है, ये सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या होगा, तो वाटर, मतलब किसमें आप मिला रहे हो, तो वाटर में ना, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ओके। अब आप जो सॉल्यूशन बनाते हो, मतलब चीनी जब पानी में डालते हो, मिलाते हो, तो फिर वो जो सॉल्यूशन बनता है, आप जरा बताओ वो किस फेज का रहता है? क्या यहाँ देखो आप, शुगर और NaCl किस फेज में रहेगा, सॉलिड फेज में रहेगा, रहेगा ना, सॉलिड फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है वो किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो एक तो जनरली ये होता है कि जो ज्यादा मात्रा में, जाहिर सी बात है वाटर ज्यादा मात्रा में रहता है तो आप बोल दोगे, लेकिन हर टाइम पे ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में, सॉल्वेंट भी लिक्विड फेज में, जिसका फेज मैच करेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे सिरप होता है ना, जो दवा सिरप, उसमें क्या होता है ना कि कुछ 60% शुगर होता है, क्या 60% शुगर होता है, और 40% ही उसमें वाटर होता है बच्चा, 40% वाटर होता है। अगर मैं बोलूं कि इसमें आप बताओ सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो कैसे बताओगे? तो आप तो कह दोगे कि भाई ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा और ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए वो जनरल तौर पे डाला गया है। देखो जो सिरप रहता है वो किस फेज का रहता है, ये बताइए आप। जो सिरप रहता है, सिरप जो रहता है वो किस फेज का रहता है, लिक्विड फेज का रहता है ना। तो यानी कि जिसका फेज मैच करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो लिक्विड फेज का यहाँ पे कौन है, ये तो सॉलिड फेज का है, ये तो सॉलिड फेज का है, ये किस फेज का है, लिक्विड फेज का ये है। यानी कि सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन हुआ, लिक्विड वाटर हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपको इससे अगली क्लासों में मिल जाएगा। यहां से बस आपको निकालना है मास परसेंट। आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000 इनटू 100, मास परसेंट हो गया। अब आ जाइए मोल फ्रैक्शन पे। दूसरा कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोल फ्रैक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोलों का फ्रैक्शन, क्या मोल फ्रैक्शन। तो देखो आप जब भी मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट। दो चीजों को मिलाएंगे तो दो कंपोनेंट हो गया, समझ में आ रहा है। तो ईच कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या कह रहा है, पूरे सॉल्यूशन का जो मोलों की संख्या होगी उसमें कितना प्रत्येक कंपोनेंट का, मान लीजिए आप ए और बी मिलकर के बना रहा है हमारा सॉल्यूशन कुछ भी सी, तो जो ए कंपोनेंट हुआ बी एक कंपोनेंट हुआ, तो एक्स ए क्या होगा, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो उसके मोलों की संख्या अपॉन में टोटल मोलों की संख्या। तो टोटल मोलों की संख्या क्या होगी, इसके मोलों की संख्या जोड़ दो भाई, इसके मोलों की संख्या जोड़ दो, तो ये हो गया एक्स ए। वैसे ही एक्स बी मतलब दूसरे वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, तो उस बी के मोलों की संख्या अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये है हमारा टोटल। ओके, अब देखिए एन ए और एन बी निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं। आप लोग ये जो पीछे वाला टॉपिक पढ़े ना, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं जितना मास दिया रहेगा, मतलब गिवन मास, जितना आपको क्वेश्चन में मास दिया रहेगा उसमें आप मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे,
मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, जिसको स्मॉल n से डिनोट किया जा रहा है। तो क्या निकल जाएगा, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। आप जरा इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो जरा, XA प्लस XB ऐड करिए तो क्या आएगा, यहाँ पे XA को क्या है Na, XA तो Na और XB तो B वाले का मोलों की संख्या, तो Na प्लस Na अपॉन में NB प्लस XB क्या होगा, तो NB अपॉन में Na प्लस NB। यहाँ से एलसीएम आप लोगे तो Na NB दोनों नीचे है, Na प्लस NB, यहाँ से इसका डिवाइड करो, कट गया, ऊपर क्या बचा Na, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा NB, ऊपर नीचे दोनों इक्वल है, ये 1 हो गया। यानी यहाँ से क्या आया, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यानी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जब दो कंपोनेंट से मिलकर के सॉल्यूशन बनता है तो होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा। तो अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप निकाल लोगे 1 से सब्ट्रैक्ट करके। अगर XB का पता है तो 1 माइनस XB कर दो, XA निकल जाएगा। और अगर XA का पता है तो XB इज इक्वल टू क्या होगा 1, और उधर जाएगा XB तो 1 माइनस XA। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहता है, फटाफट देख लीजिए, ये है मोल फ्रैक्शन। इस पर भी क्वेश्चंस हैं, हम ग्रुप में आपको सेंड करेंगे क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। घर बैठ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करिए। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान दीजिए, सॉल्यूट, वहां क्या था, बस ईच कंपोनेंट दोनों है, वहां पे सॉल्यूट सॉल्वेंट की नहीं बात हुई थी, वहां पे दोनों कंपोनेंट की बात हुई थी, ए की भी बात हुई थी, बी की भी बात हुई थी मोल फ्रैक्शन में। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन यानी बी वाले का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, या प्रेजेंट इन भी कह सकते हैं आप, डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट टर्म आ गया, सॉल्वेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। वहां पे एक और चीज आई थी टर्म मोल फ्रैक्शन में, क्या डिपेंड कर रहा था, Na अपॉन में Na प्लस NB। आप बताओ, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल्स अपॉन में मोल्स आप करोगे तो डायमेंशन आएगा, कुछ नहीं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब आ जाइए यहाँ पर हम मोलैलिटी पर। तो हम कहाँ पर हैं, पर केजी। क्या कह रहा है मोलैलिटी, मोलैलिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल m से, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को आप अगर A और B, वेयर B इज मान लीजिए हमारा सॉल्यूट है और A हमारा सॉल्वेंट है, ओके। तो मोलैलिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का पर केजी मतलब सॉल्वेंट किससे आप दिखा रहे हो, A, और उसका पर केजी यानी मास दिया है यानी WA, ठीक है, NB अपॉन WA। ये क्या होगा, मोलैलिटी। ये देखो, अगर इन केजी में ही निकालना है हमको, अगर ज्यादातर, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा आपको कि WA इन ग्राम दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको ग्राम को चेंज करना पड़ेगा किसमें, पहले केजी में, उसके बाद आप करोगे। तो मान लीजिए अगर आपका ये इन ग्राम है तो आप इसको केजी में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1000 केजी ना। यानी अगर कोई भी ग्राम को 1000 से करना है, यानी मतलब ग्राम को केजी में चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करते हो आप, तो यहाँ 1000 जब लगाओगे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन पर केजी पर है ना कि पर ग्राम पर। यानी ग्राम में अगर दिया भी है, ये ग्राम है, मान लीजिए 14 ग्राम लिखा है, तो आप तो यहाँ 14 लिखेंगे लेकिन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1000 यहाँ है तो कहाँ चला जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा, क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू NB WA इंटू 1000, ठीक है। जब ग्राम रहेगा तो यहाँ 1000 होगा, जब यहाँ केजी रहेगा तो 1000 नहीं होगा। ये 1000 क्यों आया है अभी बता दिए। तो देखो ये हो गया मोलैलिटी, यहाँ NB, यहाँ भी NB वही होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चे, उसका वेट यानी WB अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास MB अपॉन में WA। ये हो गया स्मॉल m, ये स्मॉल m है, स्मॉल m से मोलैलिटी
और ये मॉलिक्यूलर मास है mb, ठीक है, इंटू 1000 भाई 1000। अब देखिए इसका यूनिट क्या लिखोगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का यूनिट क्या होगा MOL, मोल पर केजी यानी अपॉन में केजी। यूनिट आप कहीं नहीं छोड़ोगे, जब भी मोलैलिटी लिखोगे उसके पीछे यूनिट लिखोगे, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा टर्म, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी, और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचा है मोलैरिटी। ये था मोलैलिटी और लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, और चैप्टर आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है ये देखिए, इसको आप पहला सुन लीजिए, पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। मोलैरिटी बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। लीटर क्या बताता है, आप लोग बता सकते हैं क्या? लीटर लीटर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताए थे चैप्टर के स्टार्टिंग में। लीटर बताता है वॉल्यूम को भी नापने का एक यूनिट है लीटर में, ज्यादातर लीटर में नापते हैं। तो पर लीटर मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम करना है। मोलैरिटी आप लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखोगे, मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट होगा अपॉन में, यहां ध्यान रखिए मोलैलिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट यानी मास ऑफ द सॉल्वेंट था। यहां पे क्या लिख रहा है, बट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो बच्चा, जब लीटर रहेगा तो आप इतने पे छोड़ दोगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, इन ml में दिया रहेगा, ठीक है। तो ml को चेंज करना पड़ेगा लीटर में, तो इसमें भी यही होता है 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, यानी कि ml को लीटर में चेंज करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ ml में दे दिया तो आप 1000 से डिवाइड करोगे और वही 1000 कहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा 1000। समझ में आ रही है बात? तो क्या आ गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NB अपॉन में V वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या है, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल, और अपॉन में पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि L। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। मोल पर मिलीलीटर नहीं लिखोगे आप, क्योंकि अगर मिलीलीटर में भी था तो आप उसको किस में चेंज किए हो, इसमें पहले आप लीटर में चेंज किए हो, तब जा करके आया है। समझ में आ रहा है? तो ये मोलैरिटी भी हो गया। एक और चीज इसमें है कि इसमें एक टर्म आ रहा है वॉल्यूम, और पिछले वाले टर्म में क्या आया था, मैं यहाँ लिख दूं अगर मोलैलिटी आप लोगों को, कि मोलैलिटी क्या आया था, NB अपॉन WA इंटू 1000। इसमें मास आया था, मास आया था, और इसमें क्या आ रहा है टर्म, वॉल्यूम। यही का अंतर है, यहाँ पर वॉल्यूम आया है, वहां पर मास आया है। आप बताओ टेम्परेचर पर मास डिपेंड करता है क्या, मास डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है, नहीं होता है। वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर आप घटाते बढ़ाते हो तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। जैसे कि टेम्परेचर अगर पानी वाटर है और आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हो, ठीक, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इवापोरेट करने लगेगा, यानी उसके वॉल्यूम में क्या आई, चेंजिंग आई ना, यानी टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये जो कि वॉल्यूम टर्म मोलैरिटी में आ रहा है, यानी कि मोलैरिटी भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर को चेंज करने से। तो ये इसकी डीमेरिट है मोलैरिटी की, कि अरे अगर इसकी टेम्परेचर के कंडीशन को हम घटा दें तो हमारा ये जो कंसंट्रेशन टर्म बताता है वो भी आगे पीछे या छोटा बड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो हो गया ये मोलैरिटी खत्म। बस अब इस चैप्टर में इतना ही है। आप इस पर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उस पर क्वेश्चंस लगाइए, फॉर्मूला पूछने के लिए नहीं आएगा, बस क्वेश्चंस ही आएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा है उससे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक।